हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने जो पहले टॉपिक्स पढ़ रखे थे उन पे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब उसी के आगे हम कुछ और टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। जैसे हमने विद्युत विभव के बारे में पढ़ लिया था, तो अब उसके आगे मैं एक टॉपिक ले रहा हूँ विद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हम जो लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के स्थिर वैद्युतिक ऊर्जा हम कह सकते हैं। तो अगर हमें स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है तो स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का जो कंसेप्ट है वो हम कहते हैं कि दो बिंदु आवेशों का निकाय अगर हमें एक दिया गया, दो बिंदु आवेशों का निकाय दिया गया, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, ओके, उसकी पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम दो बिंदु आवेशों के निकाय की बात कर रहे हैं। इसमें हम कहते हैं कि जो आवेशों के निकाय को अनंत से लाया जाता है, अनंत से लाया जाता है, तो अनंत से लाने में जो कार्य किया जाता है वही किया गया कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है। जो कार्य है वो ऊर्जा के तुल्य होता है। तो यहाँ बात करें कि अनंत से लाने में किए गए कार्य के बराबर ही स्थितिज ऊर्जा का मान होता है। तो दो बिंदु आवेशों की निकाय की हम कैसे बात कर रहे हैं। जैसे हम कहें कि पहले किसी एक बिंदु आवेश को लाया जाता है, एक बिंदु आवेश लाते हैं, जैसे ये लेकर आ गए, ये हम कहते हैं Q1 रखा हुआ है यहाँ, ओके। ये Q1 अपने पास रखा हुआ आवेश, ये अनंत से लेकर आए हम, ओके, ये Q1। तो अब इस Q1 के कारण आसपास एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये हमें पता है। जो बिंदु आवेश है उसके आसपास एक प्रभावी क्षेत्र होता है, यानी कि अगर कोई दूसरा आवेश इसके नजदीक लाकर रखा जाता है तो उस दूसरे आवेश पर इसके कारण एक बल लगता है, एक प्रतिकर्षण बल लगे। अगर समान आवेश है तो दोनों जैसे धनात्मक आवेश है तो वो इसके कारण एक प्रतिकर्षण बल लगाएगा, और विपरीत होता है तो हम कहते हैं कि आकर्षण बल लगाता है। तो इस बिंदु आवेश Q1 के कारण मान लो कि कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करें। जैसे ये R दूरी पर ये बिंदु है, तो इस बिंदु पर अगर हम बात करते हैं विद्युत विभव की, विद्युत विभव की बात करें तो यहाँ पर अपने पास इसके कारण Q1 के कारण यहाँ विभव क्या होगा, विभव V बराबर K Q1 बटा R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का हमने फॉर्मूला पहले पढ़ा है। वो हमने कहा था कि V बराबर KQ बटा R, पहला अपना जो आवेश है वो Q1 है, तो V बराबर KQ1 बटा R हो गया। अब जो बात हमने कही शुरुआत में, वो हमने कहा कि दो बिंदु आवेशों की निकाय की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम दो बिंदु आवेशों के निकाय की बात कर रहे हैं। तो अगर दूसरा आवेश यहाँ पर लाकर रखा जाता है, यहाँ ला रहे हैं जैसे ये दूसरा आवेश, तो ये लाएंगे तो इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा, और वही किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। यानी कि जो संग्रहित स्थितिज ऊर्जा है वो हम कहेंगे कि किए गए कार्य के बराबर, किए गए कार्य के बराबर। अब कार्य का सूत्र हमें विभव के सूत्र के रूप में पता है, क्योंकि विद्युत विभव की परिभाषा हमें ये कहती है कि V इक्वल होता है W/Q। ये हमने विद्युत विभव की परिभाषा में पढ़ा था, V इक्वल टू W/Q। तो वहां से W इक्वल टू Q इंटू V हुआ। तो कार्य का जो सूत्र है, कार्य के लिए क्या लिखेंगे हम, विभव गुणा आवेश लिखेंगे। ये हम लेकर आ रहे हैं Q2 को, जैसे यहाँ से इधर लेकर आ रहे हैं, तो W इक्वल टू बन गया V
बराबर क्या हो गया, V इंटू क्यू टू हो गया। अब V का मान ये रहा के क्यू वन बटा आर, के क्यू वन बटा आर, तो W बराबर V का मान के क्यू वन बटा आर इंटू क्यू टू। तो W बराबर आया के क्यू वन क्यू टू बटा आर, और यही अपने पास स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है, ध्यान रखना, संग्रहित स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। स्थितिज ऊर्जा जिसको हम कैपिटल U से डिनोट करते हैं, तो U इक्वल टू बन जाएगा के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। ये को हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये U का सूत्र बन गया के क्यू वन क्यू टू बटा आर, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है, के क्यू वन क्यू टू बटा आर है। ध्यान से देख लें इसको। अब अगर हमें इस फॉर्मूले, इस सूत्र पर आधारित कुछ क्वेश्चंस पूछे जाए, कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाए, तो हम सॉल्व कर सकते हैं। इन्हीं सूत्रों पर आधारित क्वेश्चन करने के लिए कहा जाए, रब कर दें इसको, आगे चलते हैं। फिर याद रखेंगे के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। अब देखो आगे क्या करना है, हमें एक क्वेश्चन पूछा जाए, एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखो हम यहाँ पर इसी फॉर्मूले पे आधारित जो भी हमने पढ़ा, U बराबर के क्यू वन क्यू टू बटा आर पर आधारित फॉर्मूला ले रहे हैं, क्वेश्चन ले रहे हैं। अगर मान लो कि तुम्हें दो प्रोटॉन की स्थिति दी गई, दो प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन यहाँ रखा हुआ है, एक यहाँ रखा हुआ है। ओके, दो प्रोटॉन है और इनके बीच की जो दूरी है वो अपने पास है 6 गुणा 10 की घात माइनस 15 मीटर। देखो ये भी प्रोटॉन, ये भी प्रोटॉन, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, हमें ये पता है, प्लस लिख देता हूं मैं। प्रोटॉन है दो और दोनों के बीच की जो दूरी है वो 6 गुणा 10 की घात माइनस 15 मीटर है। ओके, अब तुम्हें इस स्थिति में संग्रहित स्थितिज ऊर्जा U का मान ज्ञात करना है। U का मान ज्ञात करना कि दो प्रोटॉन हैं, वो दोनों एक दूसरे से 6 गुणा 10 की घात माइनस 15 मीटर दूरी पर रखे हुए हैं। तो बताओ कि इस स्थिति में संग्रहित स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, U का मान क्या होगा, वो हमें ज्ञात करना है। ये ज्ञात करें, फॉर्मूला अपने पास है, सीधा सा फॉर्मूला पुट करना है, कोई डिफिकल्ट काम नहीं। तो स्थितिज ऊर्जा U बराबर के क्यू वन क्यू टू बटा आर। U बराबर के क्यू वन क्यू टू बटा आर, तो ये बन जाएगा U बराबर के मतलब 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 और Q2। तो Q1 का मान प्रोटॉन, Q2 का मान वो भी प्रोटॉन, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, ये भी 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 बटा आर। दूरी कितनी है, 6 गुणा 10 की घात माइनस 15 मीटर। ये मान आए अपने पास, देखो ठीक है। अगर आगे हम इनको सॉल्व करें तो ये रह जाएगा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 6। पावर सॉल्व करते हैं हम, देखो ये -19, ये -19, -38, ये -15 ऊपर जाके प्लस बनेगी, तो 15 प्लस 9 24 -38, तो कितनी रहेगी -14। यूनिट क्या लिखोगे, U ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा, मात्रा क्या आएगा इसका, जूल। ओके, जूल को हम ऐसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास ऊर्जा का छोटा मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, वरना हम मोस्टली यूज क्या करते हैं, जो आपके पास एमकेएस पद्धति है उसके अनुसार हम जूल यूज करते हैं। अब इनको अगर हम सॉल्व करें तो ये अपने पास अप्रोक्स आता है U इक्वल टू 3.84
इंटू 10⁻⁻14 जूल। ओके, यू इक्वल टू 3.85 इंटू 10⁻⁻14 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो ये आ जाएगा यू इक्वल टू 3.84 इंटू 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से हम इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। पहले जो जूल में था, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये आ जाता है अप्रॉक्स यू इक्वल टू 0.24 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 10⁻6 है तो उसको क्या लिख सकते हो? 0.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा लिख सकते हैं। 10⁻6 है तो 10⁻6 को हम लिख सकते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये U की वैल्यू आ गई, U इक्वल टू 0.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। सिंपल है, देख लें ध्यान से इसको। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसी में आगे चलते हैं। फिर ध्यान रहे, रब करें। अब अगर हमें पूछा जाए कि किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा? देखो, जो किया गया कार्य होगा वो विद्युत द्विध्रुव में संग्रहित ऊर्जा के बराबर होगा। तो हम विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य, विद्युत द्विध्रुव को घुमाना है तो उसके लिए कितना कार्य होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो देखो, कार्य के लिए तुम्हारे पास एक सूत्र है जो 11th क्लास में हमने कार्य ऊर्जा प्रमेय वाले चैप्टर में पढ़ा था। वो चैप्टर जो हम कहते हैं कि खास तौर से नीट जेई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस भी रखता है और अपने फिजिक्स में भी काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि वो फॉर्मूला हम बार बार यूज़ करते हैं, कई जगह अपने काम आता है। जिसमें हमने पढ़ा था कि कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। कार्य के लिए, वर्क के लिए फॉर्मूला लिखते हैं बल इंटू विस्थापन लिखते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। तो यहाँ पर घुमाना है यानी कि रोटेट करवाना है। घुमाओगे तो घुमाने के लिए बल की जगह हम क्या काम में लेंगे? बल आघूर्ण। बल को रिप्लेस किससे करना है? बल आघूर्ण से रिप्लेस करना है। और वही अगर तुम्हें कहा जाए कि विस्थापन की जगह, तो पहले अपने पास होता है लीनियर विस्थापन, जब हम मिलान पे बात करते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कोणीय विस्थापन की। गुणन करवाना है, गुणन करवाने में कोणीय विस्थापन लेना है। तो यहाँ पर जो विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य आएगा, वो कार्य हम लिखेंगे कार्य बराबर बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन। बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन लेंगे। ओके, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो सूत्र हमने लिख दिया भाई वापस, जो 11th क्लास में भी हमने पढ़ा वही हमने कहा कि कार्य का सूत्र बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन है। तो इसमें देखो, अगर हम अल्प कार्य की बात करें तो अल्प कार्य में dw बराबर बल आघूर्ण टॉ, कोणीय विस्थापन का अल्प मान d थीटा ले सकते हैं। तो dw इक्वल टू आ गया टॉ d थीटा, ये कोणीय विस्थापन है d थीटा, बल आघूर्ण अपने पास टॉ, कार्य है dw। तो देखो, dw बराबर टॉ इंटू डी थीटा, इसमें अगर लिखें तो dw बराबर टॉ, इसकी जगह क्या लिखोगे? टाउ बराबर
पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। हमने टाउ का फॉर्मूला पढ़ रखा है, बल आघूर्ण हमने पहले पढ़ रखा है। उसका सूत्र था अपने पास पी ई साइन थीटा, तो यह डी डब्ल्यू इक्वल टू पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब क्या करें फिर? अब तुम्हें पता है कि जब भी अल्पांश में मान होता है और कुल मान ज्ञात करना होता है तो उसके लिए हम समाकलित करते हैं। जो डी डब्ल्यू बराबर पी ई साइन थीटा डी थीटा है, इसको हम समाकलित करेंगे। तो समाकलित करें तो बनेगा ये W बराबर समाकलन पी ई साइन थीटा डी थीटा, और समाकलन की सीमा हम ले सकते हैं थीटा 1 से थीटा 2। मान लिया कि प्रारंभ में जो कोण था वो थीटा 1, अंतिम तो थीटा 2। हो सकता है कि प्रारंभ में 0 डिग्री भी हो या कुछ कोण भी हो सकता है, तो हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि प्रारंभिक मान अपने पास थीटा 1 है और अंतिम मान कोण का थीटा 2 है। तो W बराबर पी साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक है। अब पी ई साइन थीटा समाकलित करें तो पी का तो समाकलन होगा नहीं, पी को तो बाहर ले लो तो पी बाहर आएगा, और साइन का समाकलन क्या बनेगा? साइन का समाकलन माइनस कॉस, क्या होगा? माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। ओके, W इक्वल पी माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो माइनस को अगर बाहर ले लो तो W इक्वल हो गया माइनस पी ई, लिमिट पुट करोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 बन गया। ओके, अगर माइनस को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे तो इसी को लिख सकते हो W इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये अपने पास फॉर्मूला लिखा जा सकता है। देखो, इसमें कोण की अलग अलग स्थितियां दी जा सकती है कि कोण की हम स्थिति बदल दें तो क्या होगा, तो हम डाटा चेंज कर सकते हैं। वरना अपने पास जो किया गया कार्य है वो हम कह रहे हैं कि W बराबर पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 के बराबर आएगा। जैसे प्रारंभिक कोण अगर 0 डिग्री ले लें, अगर हम कॉस थीटा 1 0 डिग्री ले लें तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ओके, और अगर मान लो जैसे विद्युत क्षेत्र दिशा के साथ ऐसे रखा हुआ था, यानी कि समांतर 0 डिग्री कोण था, उसको घुमाकर हम ऐसे लंबवत कर दें, 90 डिग्री पे ले जाएं, तो थीटा 1 अपने पास 0 हुआ, थीटा 2 अपने पास 90 हुआ। तो इस तरह से हम कोण बदल सकते हैं। या हम कहते हैं कि प्रारंभ में जैसे 30 पे था फिर 90 पे ले गए। इस तरह से एंगल चेंज किया जा सकता है, कोण को परिवर्तित किया जा सकता है। ओके, ये हमें ध्यान रखना है। इस तरह से अपने पास हमें किए गए कार्य का मान ज्ञात कर लेंगे। अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, कुछ हम नेक्स्ट क्लास में इस पर आधारित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके।